जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम राष्ट्रपति और उससे संबंधित जानकारियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए और राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और संघ कार्यपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति भी होता है। अर्थात आपको मालूम होगा भारत में दो स्तर की सरकार होती है, एक राज्य स्तर और एक संघ या केंद्र स्तर की सरकार होती है। तो जो संघ या केंद्र स्तर की कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, और जो राज्य स्तर की कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है या उसका हेड राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो संघ कार्यपालिका का हेड होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडली बनाई जाती है, जिसमें भारत के जो आम सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। इसमें जो आम सदस्यों द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति चुनाव में इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी हिस्सा नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा इन सभी के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने में से ही किसी को निर्वाचन के योग्य घोषित करते हैं और फिर उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। एक बात आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 या 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। अगर विधान परिषद को भी शामिल किया जाएगा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में, तो उन राज्यों को इसका लाभ ज़्यादा होगा जहां राज्य की विधान परिषद मौजूद है। इसलिए विधान परिषद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। अब तो राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए पहला, आप भारत के नागरिक हों, आपकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, आप लोकसभा सदस्य के योग्य हों, अर्थात आप लोकसभा के सदस्य रहे हों या हों वर्तमान में, और किसी भी सरकारी लाभ के पद पर न हो। सरकारी लाभ के पद पर न होने से अर्थ यह है कि आपको किसी भी सरकारी व्यवस्था से लाभ प्राप्त न हो, अर्थात आप किसी भी सरकारी कार्यालय में या सरकारी नौकरी आप नहीं करते हो, ये आप होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ इन चार ही क्राइटेरिया के आधार पर राष्ट्रपति की योग्यता का आकलन किया जाता है। तो इसका आंसर है नहीं। अगर ऐसा होता तो भारत में लगभग आधे से ज़्यादा लोग के पास ये सब हैं, उनकी उम्र 35 साल से अधिक है और ये नागरिक भी हैं। लेकिन इसमें जो एक खास बात जोड़ा गया बाद में कि जो चुनाव है, अगर चुनाव में आपको नामांकन के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए आपके नामांकन के समय। साधारण सी भाषा में अगर मैं इसको कहूँ तो आपके पास टोटल 50 और 50 100 सांसदों या विधायकों का समर्थन आपके पास होना चाहिए। 100 सांसदों या विधायकों का आपके पास समर्थन होना चाहिए, ठीक, तभी आप इसकी योग्यता माने जाएंगे। और नामांकन के समय आपको 1500 रुपये जमानत राशि के तौर पे जमा करना होता है, जो कि आरबीआई या किसी भी सरकारी खजाने में जमा होता है। और ये जो जमानत की अगर आप 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ये जमानत राशि आपकी जब्त हो जाती है, अन्यथा आप 1/6 से ज़्यादा वोट प्राप्त करते हैं तो ये आपकी राशि वापस कर दी जाती है। और ये जो 1/6 वाला नियम है ये सभी में लागू होता है। आप राज्य स्तर का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो, इसमें 1/6 सभी में लागू किया जाता है इसको। अब आइए हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान कैसे है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ किस प्रकार दिया जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है,
और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित न हो, किसी कारण से अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं मौजूद हो, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब पढ़ते हैं हम भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। देखिए महाभियोग का अर्थ क्या होता है। तो महाभियोग, अब राष्ट्रपति को संविधान से वर्णित विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दिया गया है, तो अगर राष्ट्रपति इन शक्तियों का दुरुपयोग करता है, गलत तरीके से इसका यूज करता है, तो इस स्थिति में और महाभियोग की प्रक्रिया से किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं वहाँ भी लाया जा सकता है, या निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं वहाँ भी लाया जा सकता है। और संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है। इस दौरान वो चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। लेकिन एक खास बात यह है कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। देखिए राष्ट्रपति पद की एक अपनी गरिमा होती है और इस गरिमा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी भी है। अगर किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो यह बहुत बुरी बात होगी। राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगता है और वह अपने पद का त्याग कर देता है, तो त्याग करने के 6 महीने के अंदर ही उसका चुनाव कराना आवश्यक है। 6 महीने के अंदर ही फिर राष्ट्रपति पद को भरा जाना चाहिए। और राष्ट्रपति से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही इस पे फैसला लेने का अधिकार प्राप्त है। इसमें किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इसका मसला हल किया जा सकता है। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान में कौन कौन सी शक्तियाँ दिया गया है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दिया गया है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक शक्ति, स्वयं इच्छा शक्ति, वित्तीय शक्ति, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दिया गया है ताकि भारत को राष्ट्रपति को एक संप्रभुता प्रदान हो सके। तो इसमें पहला शक्ति जो है वो हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका की शक्ति दिया गया है। कार्यपालिका किसे कहते हैं? देखिए कार्यपालिका जो कार्य से रिलेटेड हो, जो कार्य करता हो, जमीनी स्तर पे जो योजनाओं को लागू हो, कार्य करना हो या इससे कुछ रिलेटेड हो, तो उसको कार्यपालिका कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तो संविधान में उसको सबसे ऊंचा वर्णित किया अर्थात भारत के राष्ट्रपति को संविधान में सर्वोच्च शक्तियाँ दिया गया है। लेकिन जो भारत का प्रधानमंत्री है उसको वास्तविक शक्तियाँ दिया गया है। वास्तविक कार्य करने की शक्तियाँ अगर आपसे पूछा जाए तो वो प्रधानमंत्री को दिया गया है, लेकिन मूल रूप से जो शक्तियाँ दिया गया है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। इसी दौरान आपने सुना होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण योजना, योजनाओं जो होता है वो सब प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए इसको वास्तविक कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान है। आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि राष्ट्रपति सड़क योजना है, राष्ट्रपति गरीब उत्थान योजना, ऐसा नहीं होता है। वो वास्तविक शक्तियाँ जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन मूल शक्तियाँ जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो कार्यपालिका की शक्तियों में पहली शक्ति है उसको नियुक्ति की शक्ति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जिसमें सुरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी मंत्री शामिल होते हैं। वो मंत्रिपरिषद का गठन भी राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। कैग, देखिए कैग क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको कैग बोला जाता है। भारत का महान्यायवादी, अर्थात जो भारत सरकार का, साधारण सा भाषा में कहूँ तो जो भारत सरकार का जो सरकारी वकील होता है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको कैग या भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ उच्च न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग के भी गठन की शक्तियाँ प्रदान है। और वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? देखिए वित्त आयोग जितने भी सरकारी कार्य से आय प्राप्त होता है, राजस्व कर, भूमि कर, इन सभी से जो आय प्राप्त होता है सरकार को, जो कर जो प्राप्त होता है, कर टैक्स, उनका बंटवारा केंद्र को कितना हिस्सा देना है और राज्य को कितना हिस्सा देना है, इसका बंटवारा वित्त आयोग करता है। और इस वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति को करना होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों की भी घोषणा करता है। वह उन क्षेत्रों की पहचान करके जहाँ पे अनुसूचित जाति का
वास है उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र करने घोषित करता है। SC, ST और OBC आयोग का गठन भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये तो रही भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अब आइए विधायी शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। विधायी शक्ति में भारत के राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है और वह, आप जानते हैं, भारत का संसद जो होता है वो इसके तीन स्तंभ हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। इसलिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको संसद का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान में संसद के तीन स्तंभ माने गए हैं और ये स्तंभ कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसलिए जो भारत का संसद है उसमें अभिन्न अंग राष्ट्रपति भी होता है। अगर आपको राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा इन सभी में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊंगा कि विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है और इनका कार्य क्या होता है, इनका गठन किस प्रकार होता है, इन सभी के बारे में मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 121 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश जब भारत में दोनों सभाएं नहीं चलती, उच्च सदन, निम्न सदन, जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, जब ये दोनों स्थगित हो, दोनों नहीं चल रही हो, तब और भारत में कोई कानून लाना अति आवश्यक हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? दोनों लोकसभा और राज्यसभा तो अभी खंडित है, दोनों अभी चल नहीं रही है और कानून विधेयक भी लाना जरूरी है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है और इसी आदेश को अध्यादेश बोला जाता है और यह अध्यादेश 6 माह की वैलिड रह सकता है। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई विधेयक को कानून के तौर पे भी लागू कर सकता है। अब संसद को संबोधित भी करता है और संसद का सत्रावसान भी करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा अपने सही तरह से कार्य नहीं कर रही है, वह संविधान में वर्णित तरीके से अगर लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही हो तो वह लोकसभा को चाहे तो भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को वित्तीय शक्ति कौन कौन सी मिली है? तो देखिए जितने भी धन विधेयक होते हैं उन सभी को राष्ट्रपति की सहमति से ही मंजूरी मिलती है। अगर राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी तो वो धन विधेयक पारित नहीं होंगे। आकस्मिक निधि की घोषणा करता है राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि क्या होती है? आकस्मिक निधि को साधारण भाषा में बोले तो यह संचित निधि भी होती है जो आपातकाल या फिर युद्ध जैसी स्थिति या फिर महामारी जैसी स्थितियों के निपटने के लिए भारत में जो पैसा स्टॉक में रखा जाता है उसको साधारण से भाषा में अगर समझाऊं तो उसको आकस्मिक निधि भी बोला जाता है। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक लेन देन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी भारत का राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद को बाध्य कर सकता है, जिसको भारत को, आपको मालूम होगा, भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं वो वित्त मंत्री प्रत्येक वर्ष बजट पेश करते हैं और इसी वार्षिक लेन देन को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं। और यह राष्ट्रपति भी चाहे तो इसको मंत्रिपरिषद को ऑर्डर देकर इसका विवरण ले सकता है। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियाँ क्या क्या मिली हुई है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना का अध्यक्ष होता है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पद का गठन किया था जिसे हम CDS बोलते हैं, अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, अर्थात तीनों सेनाओं को इन्हें रिपोर्ट करना होता है। तीनों सेनाएं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करती हैं और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है या तीनों सेनाओं का सेनापति भी इसे बोला जाता है। जितने भी युद्ध या शांति वार्ता होती है उन युद्ध का ऐलान और शांति का ऐलान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी प्रदान है? तो अनुच्छेद 72 में वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिलती है, अर्थात किसी भी कैदी को क्षमा करना या फिर उसके कारावास को कम या अधिक करना या फिर
उसको क्षमा करना, इन सभी शक्तियों को क्षमादान की शक्ति बोला जाता है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो सलाह ले सकता है। अगर राष्ट्रपति किसी गंभीर मुद्दे पर, किसी गंभीर मसले पर सोच विचार करना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और यह अनुच्छेद 143 के तहत इसे न्यायिक शक्ति भी प्रदान है। भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियाँ दिया गया है अनुच्छेद 352 के तहत, और भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुके हैं। एक बार 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था उस समय भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था। दूसरी बार जब माफ़ कीजिएगा, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था उस समय भारत में पहला आपातकाल घोषित हुआ। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस समय भारत में दूसरा आपातकाल घोषित हुआ, और 1975 में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो रहा था उस समय भी तीसरी बार भारत में आपातकाल घोषित किया गया है। तो भारत में अब तक कुल 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है, और आपातकाल के समय राष्ट्रपति इसका ऐलान करता है। अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और यह किसी क्षेत्र विशेष या किसी राज्य में इसको लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष में उसका संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस दौरान उस क्षेत्र का या उस राज्य का जो मुख्य होता है उसे राज्यपाल वह मुख्य होता है। उस दौरान उस मुख्यमंत्री की शक्ति या उस क्षेत्र के मंत्रियों की शक्ति विहीन कर दी जाती है, और राज्यपाल उस क्षेत्र का कार्यकारी अध्यक्ष हो जाता है। राष्ट्रपति जब शासन होता है, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, आपको शायद मालूम हो। अब आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति को प्रदान है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? अगर भारत में कभी भी वित्तीय अर्थात पैसों की कमी हो या फिर पैसों का अभाव हो, तो इस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी घोषणा नहीं हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति भी दिया जाता है। अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्ति भी प्रदान है उसे। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास जब कोई भी विधेयक जाता है तो वो हस्ताक्षर करने से पहले उसके पास 3 विकल्प होते हैं। या तो उन्हें हस्ताक्षर करके उन्हें कानून के रूप में बदल दे, हस्ताक्षर करके उनके पारित कर दे, या फिर उन्हें वह पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या फिर तीसरा विकल्प होता है वो वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस याचिका को अपने पास ही सुरक्षित रख ले, अर्थात वह विधेयक को पारित नहीं करे या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं करे। तो इस स्थिति में वह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके अपने पास उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। इसी को वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति को जो अंतिम शक्ति दिया गया वो स्वविवेक की शक्ति दिया गया है। स्वविवेक क्या होता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अगर किसी विधेयक के प्रति किसी विधेयक को ऐसा लगता है कि इसमें नहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपने विवेक के आधार पर उस विधेयक में कुछ सोच विचार करके उस विधेयक को पारित कर सकता है या उस विधेयक को रोक सकता है। वो इसके अपने विवेक पर आधारित होता है। स्वविवेक की शक्तियों में जो राष्ट्रपति होता है वो चाहे तो किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और अनुच्छेद 143 में वर्णित है। इससे चाहे तो भारत का राष्ट्रपति भी सलाह ले सकता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति को कुछ अन्य शक्तियाँ भी दिया गया है ताकि जो भारतीय संविधान है वो राष्ट्रपति पद की गरिमा पर कायम, भारतीय राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा है वो बनी रहे। तो चलिए, अब आशा करता हूँ कि आपको शायद समझ आया होगा राष्ट्रपति क्या है, इसका गठन किस प्रकार होता है, निर्वाचन किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या होती है और राष्ट्रपति को शक्तियाँ क्या क्या मिली हुई है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।